हेलो फ्रेंड्स। अप्रैल का पार्ट 3 जो है हम लोग डिस्कस करेंगे और यहाँ पर ठीक है। ओके, तो अभी हमने दो पार्ट जो है एसर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले जो है क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखे हैं और बाकी अभी जो है लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास होगा। इसको डिस्कस करेंगे। इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। कारण क्या है कि इसको थोड़ा मल्टीपल एमसीक्यू तो है ही, बट थोड़ा डीप एनालिसिस इसका किया गया तो थोड़ा टफ हो सकता है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक जो है 2026, ठीक है। ये आया था ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के लिए, पॉलिटी ऑफ गवर्नेंस है, इसको देख सकते हैं। तो जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026, तो इसके बारे में, इसके संदर्भ में हम कथनों पर विचार करेंगे। तो देखिए, पहला कथन है कि यह विधेयक भारत के नियामक व्यवस्था को दंडात्मक मॉडल से विश्वास आधारित शासन की ओर ले जाने का प्रयास करता है। यहाँ से देखिए, जन विश्वास जो हो गया वो हो गया ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। इतना जो है आपको ध्यान रखना है। इससे जो है काफ़ी क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर पाएंगे। अब इस विधेयक में जो है 1000 से अधिक छोटे अपराधों के लिए कारावास के स्थान पर दीवानी अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है कि पहली बार उल्लंघन होने पर सीधे दीवानी दंड लगाया जाएगा। तो देखिए, ट्रस्ट बेस्ड है, यानी अपने को जन विश्वास की बात हो रही है, तो दंडात्मक मॉडल से विश्वास आधारित मॉडल शासन की ओर, तो ये तो सही है, आपने पढ़ा होगा। और ऐसे भी आप जन विश्वास से भी आइडिया लगा सकते हैं। इस विधेयक में 1000 से अधिक छोटे अपराध के लिए, तो देखिए ये हो गया फैक्ट। अब फैक्ट में हमें थोड़ा बहुत जो है पता होना ही चाहिए। तो दीवानी अर्थदंड का प्रावधान किया गया है, ठीक है। सिविल पेनल्टी जैसे हो गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित करने पर जेल के बजाय 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा आपको, ठीक है। अगर आप, अर्थदंड है ना यहाँ पे, तो अगर मान लीजिए कि राष्ट्रीय नेशनल हाईवे है, इसको अगर आप बाधित करते हैं तो आपको जेल के बजाय जो है जेल आपको नहीं दिया जाए और 1 करोड़ रुपए का पेनाल्टी लगा दिया जाए, ठीक है। तो ऐसा है। तो 1000 से छोटे अपराध के लिए इस तरीके का पहली बार उल्लंघन होने पर सीधे जो है तो दीवानी दंड लगाया जाएगा। तो ऐसा कुछ, तो इसमें क्या है कि पहली बार में देखिए ये क्रमिक रूप से व्यवस्था इसका किया गया है। पहली बार में एडवाइजरी करना है, दूसरी बार में है वार्निंग है, तीसरी बार में दीवानी दंड है। तो पहली बार ये नहीं है, ठीक है। दीवानी दंड जो है वो तीसरी बार में आता है, थर्ड टाइम्स। ये पहला नहीं है, ये तीसरा है। तो पहली बार में क्या है, एडवाइजरी है, मतलब परामर्श। दूसरा में है वार्निंग, एंड तीसरा जो होगा उसके बाद उल्लंघन अगर होता है तो हम क्या कर सकते हैं, दीवानी दंड लगा सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। पहली बार अगर अपराध होता है तो परामर्श किया जाएगा, दूसरी बार अपराध होता है तो चेतावनी दिया जाएगा, और तीसरी बार उल्लंघन पर दीवानी दंड आपको लगाया जाएगा। तो तीसरा यहाँ से क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो यहाँ से आप आंसर जो है 1 और 2 बोल सकते हैं। तो ए आई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो है एक्सप्लेनेशन है इसमें दे रखा है। जनगणना 2027 की अगर हम बात करते हैं, ऐसे देखा जाए तो जन विश्वास पे और भी काफ़ी क्वेश्चन जो है आ सकते हैं, तो बनाया जाएगा इसमें और भी। तो सेंसस 27 में अगर हम बात करते हैं तो जनगणना 27 पहली बार पूर्णतः जो है डिजिटल किया जाएगा, ठीक है, पूर्णतः डिजिटल। और दूसरा क्या है कि यह जनगणना आयोजन जनगणना अधिनियम 1948 तथा जनगणना नियम 1990 के अंतर्गत किया जाएगा। जनगणना 27 स्वतंत्रता के बाद भारत की 7वीं जनगणना होगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ बोला जा रहा है। तो देखिए, अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात अगर करते हैं तो ये जो स्टेटमेंट है पहला, तो ये पूर्णतः जो है वो डिजिटल होगा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है कि जनगणना का आयोजन अधिनियम जो है 48 और तथा जनगणना नियम 1990 के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, तो ये भी सही है, ठीक है।
एंड थर्ड जो है वो स्वतंत्रता के बाद 7वीं नहीं, ये जो है 16वीं जनगणना होगी, ये जो है 16वीं होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस यहाँ से ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग, तो वहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि 1 एंड 2, तो केवल 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अच्छा एक सेकेंड, देखिए इसमें एक फैक्ट है कि भारत की पहली देशव्यापी समकालिक जनगणना 1881 में डब्ल्यू.सी. प्लॉयडन के नेतृत्व में आयोजित की गई थी। तो एक फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि 27 में किए गए नए प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित पे हमें बात करनी है। तो 27 में पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगा, जिसमें डेटा संग्रह मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। और ओके, चलिए, तो नेक्स्ट है कि सेल्फ इन्यूमरेशन के लिए लोगों को 16 भाषाओं में उपलब्ध वेब आधारित पोर्टल विकल्प दिया जाएगा और जनगणना का चरण अप्रैल सितंबर 26 में आयोजित किया जाएगा। तो ये तो ऐसे ही गलत है, ठीक है। ये शुरू हो चुका था, अप्रैल से सितंबर तक का है। तो ये बोल रहा है कि तक प्रथम चरण आयोजित होगा, लेकिन द्वितीय चरण जो है फरवरी 27 से शुरू होना है ना, तो के बीच नहीं होगा। तो ये तो है फर्स्ट फेज। सेकंड फेज जो है देखा जाए तो फरवरी 2027, और इसमें द्वितीय चरण जो होगा पॉपुलेशन इन्यूमरेशन का होगा। फर्स्ट चरण में हमारा क्या है, जो पहला चरण है, तो पहले चरण में आप बोल सकते हैं कि हाउस लिस्टिंग हो जाएगा और हाउस का हम सेंसस करेंगे। दूसरा चरण जो है उसमें हम बोलेंगे कि पॉपुलेशन जो है इन्यूमरेशन, ठीक है। तो यहाँ से थर्ड जो है रॉन्ग हो जाएगा। देखिए सेल्फ इन्यूमरेशन 16 भाषाओं में आधारित है, वेब आधारित है, ठीक है, और डेटा मोबाइल एप्लीकेशन इन सब के माध्यम से भी किया जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है सही है, और थर्ड जो है रॉन्ग है, तो फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एआई गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप, AIGEG, ठीक है। तो इसके संबंध में हमें निम्नलिखित पे चर्चा करना है। देखिए एक जो है उच्च स्तरीय, अच्छा एक और चीज़ इसमें ये भी ध्यान रखना था, इसमें एक फैक्ट है। फैक्ट ये है कि जनगणना 27 में 1931 के बाद पहली बार व्यापक जातिगत जनगणना कास्ट इन्यूमरेशन भी शामिल किया जा रहा है, जिसमें यह भारतीय जनगणना इतिहास में महत्वपूर्ण पड़ाव बना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एआई गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप के संबंध में हमें निम्नलिखित चर्चा करना है। तो AIGEG, ठीक है, एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयी निकाय है जिसका गठन इलेक्ट्रॉनिक माइटी के द्वारा किया जा रहा है। तो बिल्कुल सही है, माइटी के अंतर्गत आ रहा है ये। और इसकी बात अगर हम करते हैं तो इसमें जो है अध्यक्ष तो हो जाएंगे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री हो जाएंगे, उपाध्यक्ष जो हो जाएंगे उसके राज्य मंत्री। अन्य सदस्य की अगर हम बात करते हैं तो नीति निर्माण में हो गया, विज्ञान प्रौद्योगिकी सुरक्षा, इन सब के मामले के विशेषज्ञों को इसमें जोड़ा जाएगा। जैसे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हो जाएंगे, मुख्य आर्थिक सलाहकार हो जाएंगे, नीति आयोग के CEO हो सकते हैं, ये तो इसमें आएंगे। तो फर्स्ट जो है स्टेटमेंट आपका क्या है, सही। सेकंड पे आते हैं कि AIG के अध्यक्ष केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री होंगे। तो राज्य मंत्री नहीं होंगे, मंत्री होंगे। राज्य मंत्री जो होंगे वो उपाध्यक्ष होंगे। तो सेकंड जो है रॉन्ग हो गया। AIG तकनीकी नीतिगत सलाह प्रदान करने के लिए टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स प्रदान करेगी। तो ये भी सही है, ठीक है। तो थर्ड तो सही है, तो यानी दूसरा रॉन्ग है। तो हम बोल सकते हैं 1 एंड 3। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, 1 एंड
थ्योरी। और यहाँ से ये भी देख सकते हैं, एक फैक्ट यहाँ पर ये है कि AIGEG जो AI गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय AI गवर्नेंस रणनीति तैयार करना, AI से जुड़े जोखिम का आकलन करना तथा विभिन्न मंत्रालयों नियामकों के बीच AI नीति का समन्वय स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के जो 131वां संविधान संशोधन हुआ है 2026, इसके संबंध में हमें चर्चा करना है। तो इस विधेयक में बात अगर हम करते हैं तो लोकसभा, ठीक है, के सदस्य की संख्या जो है 543 से बढ़ के 850 करने का प्रस्ताव जो है किया गया है। तो बिल्कुल जो है वो सही स्टेटमेंट है। और विधेयक जो है 334A में संशोधन कर परिसीमन के तुरंत बाद महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण लागू करना है, तो ये भी प्रस्तुत किया गया है, तो ये भी सही है। इस विधेयक में दोनों सदनों के आवश्यक 2/3 बहुमत से पारित हो गया। देखिए तीसरा गलत है। विधेयक जो है लोकसभा के में संविधान संशोधन हेतु आवश्यक बहुमत जो है 2/3 से प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए ये पारित नहीं हो पाया, ठीक है। तो ऐसे आप इसको बोल सकते हैं। तो मतलब जो है 2/3 बहुमत प्राप्त करने में विफल रहा, आप ऐसे बोलिए, ठीक है। तो यहाँ से थर्ड जो है रॉन्ग हो जाएगा, तो 1 और 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो विफल रहा है। अप्रैल में है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन 131 अमेंडमेंट बिल डिफीटेड इन लोकसभा आया था। तो ऑनलाइन गेमिंग पे हम बात करते हैं। संवर्धन विनिमय नियम 2026, ठीक है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स PROG से संबंध में हमें चर्चा करना है। तो ठीक है, चलिए, भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण को इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्रालय के संबंध में कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया है। अच्छा, एक और चीज जो है इसमें जो था वो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, वही मैं सोचूं। देखिए इसमें एक क्वेश्चन है कि संविधान में महिलाओं के लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण प्रदान करने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन से आया था, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पे हम आते हैं कि क्वेश्चन आपका कौन सा है, हाँ, तो सभी सेकंड स्टेटमेंट कि सभी ऑनलाइन गेम पंजीकरण अनिवार्य जो है किया गया है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो सभी का पंजीकरण जो है इसमें नहीं है, अनिवार्य नहीं है। केवल जो है अधिसूचित गेम हो गए, चाहे सभी जो E-स्पोर्ट्स हैं जिनमें मनी से रिलेटेड जो है लेन देन की बात ही, वो उस पे को पंजीकरण करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो सेकंड तो रॉन्ग हो जाएगा सभी। 2 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत अपील जो है स्तर MIT के सचिव के अधीन अपीलीय प्राधिकरण जो है होगा, है इसमें, तो बिल्कुल सही बात है। और तीसरा जो है कथन आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट एंड थ्री, तो फर्स्ट और थ्री जो सही है तो आपका हो जाएगा 1 और 3, आंसर सी। यहाँ अगर एग्जाम फैक्ट के बात से अगर हम करते हैं तो देखिए, हानिकारक ऑनलाइन गेमिंग जो है नियंत्रण, उपयोगकर्ताओं का वित्तीय, मानसिक और सामाजिक नुकसान बचाना, E-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सेशन गेम्स के सुरक्षित वातावरण बनाना, भारत को वैश्विक गेमिंग और नवाचार केंद्र के रूप में विकसित करना, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए एक हो गया कि कौन सा भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण का कार्य नहीं है, शिकायतों की जांच करना, अनुपालन आदेश जारी करना, ऑनलाइन मनी गेम सूचित करना, जनगणना का संचालन करना। तो देखिए वो सब ऊपर वाला सब है, बस जनगणना का संचालन करना ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों के बारे में। और तो पहला है कि संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति
राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। दूसरा है कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान कर सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं इसको। तो देखिए, अच्छा एक से मनोनीत सदस्य जो है पद ग्रहण के 6 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं। तो ये तो एडीएल से हो गया आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में लिखा गया है कि मनोनीत सदस्य जो है 6 माह के बाद अगर किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित होते हैं तो उनको अयोग्य माना जाएगा। तो अंदर 6 महीने के अंदर, तो 6 मंथ, लेस देन 6 मंथ में वो शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन में मतदान कर सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं। जो मनोनीत सदस्य हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये उपराष्ट्रपति हैं, उनके निर्वाचन में मतदान कर सकते हैं, राष्ट्रपति के में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 को मनोनीत कर सकते हैं, 12 सदस्यों। तो इसके लिए जो है 4 विषय है, और साहित्य है, विज्ञान है, कला है और समाज सेवा। ठीक है, तो इन सब विषयों से हमें 12 व्यक्ति जो है इनको मनोनीत किया जा सकता है। तो ये भी जो है वो सही स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट एंड 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 3। 1 एंड 3 का आंसर बी। तो आप बोल सकते हैं कि 1 एंड 3। ठीक है, और इससे अगर हम बात करते हैं तो देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य मतदान कर सकते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों निर्वाचित प्लस मनोनीत द्वारा होता है। तो ये फैक्ट था। एक एमसीक्यू है कि राज्यसभा के उपसभापति डिप्टी चेयरमैन के संदर्भ में, तो देखिए उनका चुनाव राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, उनका चुनाव लोकसभा द्वारा, उनका चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, उनके प्रधानमंत्री नामित करते। इसका जो है आपको आंसर बताना है। ठीक है, और जो इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो क्या है, 89। चलिए, न्यायाधीशों के पद से हटाने के संबंध में हमें चर्चा करना है, रिमूवल ऑफ जजेज। तो देखिए, फर्स्ट इसमें स्टेटमेंट है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अगर हम बात करते हैं तो न्यायाधीशों को क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 124, 218, ठीक है, तो इसके तहत जो है हटाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल जो है सही स्टेटमेंट है, जिसमें है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग के माध्यम से उनके पदों से हटाने का प्रावधान है। हटाने की जो प्रक्रिया है ये तो हो गया महाभियोग। ठीक है, और जो प्रक्रिया है हटाने की, वो न्यायाधीश जो है न्यायाधीश जांच तो जो हटाने की प्रक्रिया है वो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 है। ठीक है, इसके तो महाभियोग प्रस्ताव कम से कम 100 सदस्यों या राज्यसभा कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो बिल्कुल जो है कि सही बात है कि लोकसभा के 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 सदस्य के हस्ताक्षर होना जो है अनिवार्य है। पद से हटाने का प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को सौंपा जाता है। ठीक है, तो ये है, अब तक 3 न्यायाधीश महाभियोग के माध्यम से हटाया जा चुका है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो अभी तक देखा जाए तो कोई भी नहीं है, मतलब किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा जो है पद से हटाया गया। ठीक है, तो कोई भी ऐसा न्यायाधीश नहीं। तो यहाँ से थर्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो 1 एंड 2 यहाँ से आप आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कहीं सिमिलर क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं।
न्याय अच्छा न्यायाधीशों द्वारा स्वयं के मामले की सुनवाई से अलग करने रिक्यूजल के संबंध में हमें बात करनी है। तो देखिए, रिक्यूजल का अर्थ होता है कि न्यायाधीश संभावित हितों के टकराव या पूर्वाग्रह के कारण किसी मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लें। ठीक है, ये जो है मामला आया था दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जो है केजरीवाल जी। तो एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति से सुनवाई के से स्वयं को अलग करने का अनुरोध किया था। वो था कि उनका किसी पार्टी से वो जुड़ी हुई है, ऐसा कुछ था। भारत में रिक्यूजल को विनियमित करने हेतु एक विशिष्ट संहिताबद्ध कानून है। रिक्यूजल का आधार पूर्वाग्रह के विरुद्ध नियम जो है है, यानी रूल अगेंस्ट बायस। तो रूल अगेंस्ट बायस जो है तो ये तो आपका सही है। मतलब इसमें ये है कि कोई व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता, आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तीसरे में कि कोई व्यक्ति अपने ही जो उसका मामला है उसमें न्यायाधीश नहीं हो सकता। दूसरे की बात अगर हम करते हैं तो रिक्यूजल विनियमित करने हेतु एक विस्तृत जो है तो इसके लिए संहिताबद्ध कोई कानून नहीं है। अगर कानून होता तो फिर जो है वो जज न्यायमूर्ति जो है सुनवाई से, तो फिर ये रिक्यूजल की बात फिर आती ही नहीं और ये रिक्वेस्ट नहीं किया जाता। ठीक है, ऐसा। और फर्स्ट जो है आपका सही है कि सुनवाई जो है स्वयं से अलग कर लेना। ठीक है, अगर अलग नहीं करे तो यहाँ से आंसर आप बोल सकते हैं 1 और 3, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन से में निम्नलिखित में से, तो देखिए इसकी स्थापना जो है, अगर इसकी बात हम करते हैं तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का पहला सम्मेलन इधर संपन्न हुआ है, इसको जोन 7 बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मुख्यालय जो है वो लंदन में है, बिल्कुल सही है। 11 में स्थापना हुआ था, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। संयुक्त राष्ट्र का एक विशेषाधिकृत, देखा जाए विशेषीकृत अभिकरण है, स्पेशलाइज एजेंसी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बारे में अगर बोला जाए तो राष्ट्रमंडल अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर संसदीय संगठन है वो है अंतर संसदीय संगठन। इसको राष्ट्रमंडल का हम एजेंसी नहीं बोलेंगे। राष्ट्रमंडल देशों का जो अंतर संसदीय जो संगठन है वो है। ठीक है, सीपीए का उद्देश्य संसदीय लोकतंत्र सुशासन को बढ़ावा देना है, तो बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य ही है संसदीय लोकतंत्र सुशासन को बढ़ावा देना। सदस्य जो है इसमें लगभग 180 राष्ट्रीय, राज्य और प्रांतीय विधायिका शामिल है। राष्ट्रमंडल के 9 भौगोलिक क्षेत्र में इसको विभाजित किया गया है। और इसका जो प्रमुख प्रकाशन है वो है द पार्लियामेंटेरियन जर्नल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 आपका सी आंसर। ठीक है, 9 में विभाजित 180 राष्ट्र, राज्य, प्रांतीय विधायिका इसमें शामिल है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एनसीईआरटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना है। तो देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने एनसीईआरटी के मानक को विश्वविद्यालय घोषित किया। तो ये आपने न्यूज में पढ़ा होगा और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में जो है, और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ से भी आप बोल सकते हैं कि ये दोनों सही स्टेटमेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार एनसीईआरटी केवल उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा नेशनल जो है करिकुलम फ्रेमवर्क विकसित करने वाली नोडल एजेंसी है। तो देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं थर्ड की, तो एनईपी जो है 2020 के अनुसार एनसीईआरटी केवल देखा जाता है शिक्षा के लिए नहीं, बल्कि जो प्रारंभिक जो है बाल देखभाल शिक्षा है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, उसके बाद क्या है इसमें कि स्कूली शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा हो गया, और राष्ट्रीय जो है
और इसके लिए जो है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो है विकसित करने वाली एक नोडल एजेंसी है। तो इसमें कौन कौन सी है? ECCE हो गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हो गया, और क्या हो गया? तो शिक्षा और स्कूली शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा, और स्कूली शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है। तो इन सब के लिए जो है, तो थर्ड जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ से आप 1 और 2 बोलेंगे, फिर से 1 और 2 आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। और एनसीईआरटी के बारे में अगर बात करते हैं तो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, और भारत में विद्यालय शिक्षा के पाठ्याचार्य हो गया, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक हो गया, शैक्षिक अनुसंधान के इन सब के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर यहीं पे इसको अगर आपको ध्यान रखना हो तो समझने के लिए ये है कि एनसीईआरटी 1961 न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नोडल एजेंसी हो गया फॉर नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क्स अंडर NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट है कि भारत नेपाल संबंधों में जो है निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो IR इसमें अब स्टार्ट हो गया, IR। चलिए, तो भारत नेपाल में लगभग जो है 1751 किलोमीटर के आसपास लंबी समय सीमा जो है, लंबी खुली सीमा, जहां दोनों देशों में नागरिक बिना वीजा पासपोर्ट के जो है, तो इसको आप ओपन बॉर्डर बोल सकते हैं ना, ओपन बॉर्डर हो गया, जहां दोनों देश के नागरिक जो है बिना वीजा पासपोर्ट के आवागमन कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो सही है स्टेटमेंट। सूर्य किरण भारत नेपाल बीच आयोजित एक संयुक्त जो है क्या है कि सैन्य अभ्यास है, तो ये भी बिल्कुल सही है, और ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि भारत नेपाल के बीच जो है दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन अमलेखगंज से काठमांडू तक बनाई गई। तो तीसरा जो है वो गलत है। देखिए गलत क्यों है कि दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन मोतिहारी भारत से अमलेखगंज नेपाल तक बनाई गई है, न कि अमलेखगंज से काठमांडू। तो अमलेखगंज तक देखा जाए तो मोतिहारी से इंडिया से अमलेखगंज नेपाल तक बनाई गई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा रॉन्ग। तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ से 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें एक और चीज ध्यान देना है कि भारत और नेपाल में 2024 में विद्युत व्यापार समझौते के तहत 10 वर्षों के लिए 10,000 मेगावाट जल विद्युत निर्यात सहमति व्यक्त किया गया है, ठीक है। और रेल कनेक्टिविटी परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो जयनगर हो गया, बिजलपुरा हो गया, बर्दी बास हो गया, मतलब नेपाल की पहली ब्रॉडगेज रेल लाइन हो गया, जोगबनी विराटनगर हो गया, रक्सौल से काठमांडू रेल परियोजना हो गया, और ये अमलेखगंज वाला जो है ये है 2019 का, ठीक है। और वहीं पे अगर हम संबंधों की बात करते हैं तो भारत नेपाल शांति और मैत्री संबंध जो है 1950 से है। और अगर हम देखें तो जो साझा क्षेत्रीय समूह रहा है वो कई संगठन है, सार्क में है, बिम्स्टेक में है, और बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, BBIN हो गया, अंतर्राष्ट्रीय सोरल अलायंस में जो 9 सितंबर 2024 को पुष्टि किया, मतलब रेक्टिफाई किया। रक्षा सहयोग में देखा जाए तो गोरखा रेजिमेंट में
इनका सहयोग रहा है सैनिकों का। लेकिन जो भारत में अग्निवीर का जो स्कीम आया उसके बाद से गोरखा रेजिमेंट और गोरखा सैनिक जो है कम शामिल हो रहे हैं। तो लगभग 32,000 गोरखा सैनिक इसमें शामिल हैं। और वही है कि सीमा पार भुगतान में जो है नेपाल जो है मार्च 2024 में जो है यूपीआई यूज करने वाला देश बना, जो भारत का यूपीआई यूज कर रहा है। तो नेपाल के फ़ोन पे क्यूआर के साथ इंटर ऑपरेटिबिलिटी के माध्यम से ये संचालित हो रहा है। ठीक है, ये मार्च 2024 में। तो ये सब चीज़ें जो है नेपाल के बारे में हैं। और भी सहयोग जो है देखा जाए तो मतलब काफ़ी कुछ है, इसको भारत नेपाल संबंध में डिटेल में पढ़ा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिंद महासागर क्षेत्र, इंडियन ओशन रीजन की बात अगर हम करते हैं तो शुरुआती वर्ष जो है 2016 के इंडिया फाउंडेशन द्वारा जो है हुआ, और इसमें क्षेत्रीय थिंक टैंक और संस्थानों के सहयोग से किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। और 30 से अधिक देशों की भागीदारी भी थी इसमें, 30 से अधिक देशों की भागीदारी। ठीक है, हिंद महासागर क्षेत्र में विश्व का 35% जनसंख्या 40% तट रेखा का प्रतिनिधित्व करता है। तो बिल्कुल सही है। विश्व के लगभग जो है 30% कंटेनर यातायात, 42% कच्चे माल, पेट्रोलियम, इन सब से IOR से ही होता है। तो बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ देखें तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सही स्टेटमेंट है। और हिंद महासागर जो है अगर इसमें 35% जनसंख्या और 40% तट रेखा का प्रतिनिधित्व, तो इसमें देखा जाए तो लगभग 36 देश शामिल है। 36 देश जो है इसमें शामिल है। ठीक है, और IOR की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम में अफ्रीका हो गया, पूर्व में आपका मलक्का जल डमरू मध्य हो गया, मलक्का स्ट्रेट, इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, और उत्तर में भारत और दक्षिण में अंटार्कटिका स्थित है। तो इस तरीके से आप इसको क्या है कि बता सकते हैं। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी तीनों आपका करेक्ट आंसर है। और देखिए इसमें एक्स्ट्रा अगर बात करते हैं तो 11,098 किलोमीटर लंबे तट रेखा, 1300 से अधिक द्वीप और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री शक्ति बनते जा रहे हैं। भारत का सागर जो है IOR नीति, मतलब सागर नीति IOR के सुरक्षा, विकास और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। इसमें ब्लू इकोनॉमी की संभावनाएं हैं, रणनीतिक भू राजनीतिक इसका महत्व यही हो गया, और चौक पॉइंट हो गया, जैसे हॉर्मुज मतलब हॉर्मुज स्ट्रेट हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो इस पर ध्यान दिया जाएगा जब इसके बारे में डिटेल में चर्चा हम लोग करेंगे तो, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ये है लॉजिस्टिक सहायता का पारस्परिक विनिमयन, रिलॉज, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट पैक्ट। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट 1 क्या है कि रिलॉज समझौता भारत और रूस के सैन्य अड्डों, बंदरगाहों और हवाई सुविधाओं में पारस्परिक जो है उपयोग की अनुमति देता है। ठीक है, सही है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य केवल संयुक्त सैन्य अभ्यासों का आयोजन करना है। तो देखिए इसका उद्देश्य जो है सैन्य अड्डा, बंदरगाह, हवाई सुविधा को पारस्परिक उपयोग की अनुमति देना है, और भारत के लिए आर्किट तक पहुंच भी शामिल है इसमें। तो ये जो है और गलत हो जाता है स्टेटमेंट, तो केवल जो है स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट है। तो 1 जो है तो यानी आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कोष जो है, भागीदारी कोष, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, UNDP। तो देखिए अगर इसके बारे में बात करते हैं तो भारत और संयुक्त राष्ट्र जो है
इस कोष को के संचालन की एक समीक्षा की है, तो उसी पे ये न्यूज बना था। और इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इसकी शुरुआत 2017 में 150 मिलियन डॉलर के साथ की गई थी, तो बिल्कुल सही है, और भारत सरकार के नेतृत्व में हुआ था। भारत सरकार यानी ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि कहाँ यह कोष मुख्य रूप से विकसित देशों को सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। अब देखिए, विकसित देश को सहायता क्यों भैया प्रदान किया जाएगा, तो इसका उद्देश्य क्या है? इस कोष का अगर आप उद्देश्य की बात अगर करते हैं, तो जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, अल्प विकसित देश, या जो स्मॉल आइलैंड जो है डेवलपमेंट स्टेट्स अगर देखें हम, तो उनके लिए जो है ये स्थापित किया गया था। इन पे ध्यान केंद्रित हमें करना था। ठीक है, तो यहाँ से आपका दूसरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो रॉन्ग हो जानते ही सी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डेवलपिंग स्टेट हो गया और लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हो गया। ठीक है, ऑपरेशन जो है ऊर्जा सुरक्षा, नेक्स्ट हमारा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के बारे में हमें बात करनी है। तो भारतीय नौसेना हॉर्मुज जल डमरू मध्य के से भारत आने वाली ऊर्जा शिपमेंट की सुरक्षा ऑपरेशन ऊर्जा को शुरू किया, तो बिल्कुल सही है। और जैसे एलपीजी हो गया, कच्चा तेल हो गया, तो इन सब के को सुरक्षित रास्ता प्रदान करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए इसको शुरू किया गया। तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर में समुद्री डकैतों के विरुद्ध अभियान करना नहीं। तो देखिए, विशेष रूप से हमारा ऊर्जा आपूर्ति है उसकी सुरक्षा के लिए, न कि डकैती के लिए और डकैती अभियान को। तो यहाँ से भी आंसर आपका सी हो जाएगा। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट। सुर्खियों में रहे कॉन्फ्लिक्ट एरियाज न्यूज पे हम अगर चर्चा करते हैं तो के संदर्भ में, तो लाल सागर, बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य की अगर हम बात करते हैं, तो इसके माध्यम से अदन की खाड़ी से लेकर सुएज नहर के माध्यम से भूमध्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और केसम द्वीप फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीपीय और हॉर्मुज जल डमरू मध्य निकट स्थित होने के कारण सामरिक महत्व रखता है। तो देखिए, पहला जो है वो लाल सागर की बात हो रही है उसमें, दूसरा जो है वो फारस की खाड़ी की बात हो रही है। दोनों अलग अलग है और दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो जब दोनों अलग अलग हो, दोनों अलग अलग चीजें हो, दोनों करेक्ट हो, तो पिछले हमने पार्ट 2 में और पार्ट 1 में क्या डिस्कस, कारण परिणाम हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो दोनों अलग अलग हैं और दोनों करेक्ट हैं, तो हम बोलेंगे क्या, आंसर बी, कि दोनों सही हैं, लेकिन वो व्याख्या नहीं करता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है तो उस्तलुंगा बंदरगाह पे बात अगर हम करते हैं, उस्तलुंगा पोर्ट पे, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह रूस के काला सागर, फिनलैंड की खाड़ी में और यह आर्कटिक महासागर में स्थित, ओके डी, यह जापान के सागर में स्थित है। तो ऐसा नहीं है, फिनलैंड में जो है और रूस के एक साथ प्रमुख जो है बंदरगाह है, और रूस के बाल्टिक सागर में स्थित है ये। तो आप बोल सकते हैं रूस के बाल्टिक सी में आप बोल सकते हैं, फिनलैंड की खाड़ी भी हो सकता है ये। तो इसमें जो रूस की अगर प्रमुख बंदरगाह की हम बात करते हैं, तो प्रिमोर्स्क है, कालिनिनग्राड है, व्लादिवोस्तोक है, मतलब है, सेंट पीटर्सबर्ग हो गया, मरमंस्क हो गया जो आर्कटिक में है, ये सब इसके प्रमुख बंदरगाह हैं रूस के। तो ये आपको ध्यान रखना है, उस्तलुंग पोर्ट की बात आ रही है तो। ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा रूस का आर्कटिक क्षेत्र में बंदरगाह है।
तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये अभी जो है सिंपल आपको बताया गया, अभी हमने बोला था कि मरमंस्क है, ठीक है। कौन सा बंदरगाह रूस के सुदूर पूर्व फार ईस्ट जो है प्रशांत महासागर में पैसिफिक कोस्ट में जो है। तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे, एक सेकेंड, तो ये है, देखिए ये सब तो रूस के हैं। तो व्लादिवोस्तोक जो है वो क्या है कि रूस का, आप बोल सकते हैं कि ये सुदूर पूर्व जो है फार ईस्ट है। अब आपको बताना है कि व्लादिवोस्तोक की अवस्थिति जो है कहाँ पर है, ठीक है। चलिए मैपिंग की क्लास में इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग देखेंगे। फिलहाल मैं अभी मैप अगर दिखाता हूँ तो और टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा। तो व्लादिवोस्तोक हो गया जो सुदूर पूर्व में स्थित है। उस लुंगा बंदरगाह किस जल निकाय से संबंधित है? तो देखिए ये जो है फिनलैंड, अभी हमने पढ़ा भी था कि फिनलैंड की खाड़ी, गल्फ ऑफ फिनलैंड से ये संबंधित है, जो बाल्टिक सागर का एक भाग भी है। और देखा जाए तो रूस का जो है व्यापारिक जो है समुद्री व्यापारिक बंदरगाह के रूप में भी माना जाता है। स्कारबोलो शोल के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो विवादित दक्षिण चीन सागर से रिलेटेड है ये चीज़ें। चलिए तो पहला है स्टेटमेंट की स्कारबोरो शोल दक्षिण चीन सागर में स्थित एक विवादित एटोल है जिस पर चीन और फिलीपींस दोनों दावा करते हैं। स्टेटमेंट दूसरा है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं क्योंकि प्रमुख व्यापारिक जो है मार्गों से दूर स्थित है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो स्कारबोलो जो है समुद्री मार्ग के निकट स्थित है, ना कि दूर स्थित, ठीक है। समुद्री व्यापार मार्ग के दूर, तो ये गलत हो गया। जब सेकंड गलत है तो आप बोल सकते हैं कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फर्स्ट सही। दक्षिण चीन सागर से रिलेटेड देखा जाए तो क्वेश्चन है आपका कि पार्सल द्वीप और स्प्रैटली द्वीप दक्षिण चीन के प्रमुख जो है विवादित द्वीप समूह हैं। दक्षिण चीन सागर में किसी भी द्वीप और समुद्री क्षेत्र पर कोई क्षेत्रीय विवाद नहीं, तो ये तो गलत है। ये तो देखिए दक्षिण चीन सागर में 9 डैश लाइन से क्या हुआ कि 7 डैश लाइन हो गया, ठीक है। अब 7 डैश लाइन क्यों हुआ है इस पे आपको बताना है कि ये 2 डैश लाइन गया कहाँ, ठीक है। आपके क्वेश्चन है ये। तो सेकंड जो है स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट सही है। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ से भी आंसर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। जो देखा जाए तो सबसे विवादित क्षेत्र में है। और यूपीएससी में भी जो है अब पूछा जाता है, सीडीएस में भी पूछा जाता है, सीए, पीएफ, एनडीए, स्टेट पीसीएस, इन सब में जो है पार्सल, स्पार्टली आइसलैंड वगैरह ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा विवादित क्षेत्र अगर है तो यही है, ठीक है। मलक्का जल संधि के बारे में बात हमें करनी है, स्टेट ऑफ मलक्का। तो यह अंडमान हिंद सागर में दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर इसके तटवर्ती जो है कि क्षेत्र हैं और देश हैं, ठीक है। तीसरा जो है विश्व के लगभग 50% समुद्री व्यापारी आवागमन जो है, आवागमन इसी जो है कि जल संधि से होता है। तो देखिए विश्व का लगभग 50% तो ज़्यादा हो नहीं हो गया, तो 22% समुद्री व्यापार इससे होकर गुजरता है। तो तीसरा तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया, तीसरा रॉन्ग हो गया। और इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर इसके तटवर्ती देश है, तो बिल्कुल सही है। अंडमान हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर से जोड़ता है, तो ये सही है, ठीक है। तो आप इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर के बीच में जो मलक्का स्ट्रेट है वहाँ पे है, तो यहाँ से आपका 1 और 2 आंसर हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मलक्का जल संधि के सामरिक महत्व के संदर्भ में, तो इसे विश्व का सबसे बड़ा तेल
पारगमन चोक पॉइंट माना जाता है। यह पूर्वी एशिया में मध्य यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो मध्य पूर्व यूरोप तक जाने वाला सबसे छोटा समुद्री मार्ग है, तो ये भी सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट है कि यह जल संधि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, तो ये गलत है। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड आपका हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कैनरी द्वीप समूह, कैनरी आइसलैंड की बात हो रही है, तो देखिए अगर कैनरी की बात, तो ये स्पेन का एक स्वायत्त क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्पेन का एक स्वायत्त क्षेत्र है, ठीक है। अटलांटिक महासागर में अफ्रीका और उत्तर पश्चिम तट में लगभग 100 किलोमीटर के आसपास दूर स्थित है, तो ये भी जो है वो सही है। यह एक प्रवाल द्वीप समूह है जिसमें कोई ज्वालामुखीय गतिविधि नहीं पाई जाती है, तो गलत है। कनारी में जो है क्या है कि आप बोल सकते हैं कि ये जो है ज्वालामुखीय द्वीप समूह है, न कि प्रवाल। तो ज्वालामुखीय तो है ही, तो ये गतिविधि भी होंगी, तो ये गलत हो जाएगा तीसरा। तो 1 और 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैनरी द्वीप के बारे में अगर हम देखें तो और है क्या कि फर्स्ट है टेनरिफ और ग्रेन कैनरिया। कैनरिया जो है कैनरी द्वीप समूह का प्रमुख द्वीप है, तो ये सही है। माउंट टाइड जो स्पेन की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी सही है। और कैनरी द्वीप समूह भूमध्य सागर के साथ स्थित है, तो ये गलत है। देखिए ये जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है, अफ्रीका से उत्तर पश्चिम तट से लगभग 100 किलोमीटर दूर। आप ऐसे बोलते भूमध्य सागर में तो नहीं है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 1 और 2, तो यहाँ से भी 1 और 2 आंसर आपका और ठीक है। पुनात सांगछू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन, चलिए ठीक है। 1020 मेगावाट के रन ऑफ द रिवर जो है जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। तो ये तो सही स्टेटमेंट है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं, ये इसका निर्माण जो है तो भूटान के खोछू और मोछू नदी पे के संगम पे, तो ये भी सही है। नदी सीधे गंगा नदी में मिल जाती है, तो ये जो है गलत है कि सीधे गंगा नदी में तो नहीं मिलती, ठीक है। ये जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, तो आप ये बोल सकते हैं कि मतलब भूटान से अगर बह रही है तो दक्षिण की ओर बहते हुए ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, ठीक, आप ऐसे बोलिए। तो भूटान की जल विद्युत परियोजना है स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में, लगभग दोनों देश जो है साथ मिलकर मजबूती से काम कर रहे हैं, तो यहाँ से और थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड आप बोल सकते हैं। तो 1 और 2 इसका आंसर हो गया। और यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं और पार्ट 3 को। पार्ट 4, 5 जो भी होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक। तो अप्रैल का पार्ट 3 हमारा MCQ